हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू लेक्चर में, दैट इज़ बोन मैरो एग्जामिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम यूरिन एनालिसिस के केमिकल एग्जामिनेशन को कवर कर रहे थे, जिसमें से अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल एग्जामिनेशन में जो पेंडिंग है और वो मुझे अभी कवर कराने हैं और वो मैं कवर कराऊंगी। मैं सोच रही थी हम काफ़ी टाइम से यूरिन एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, तो मैं आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूं। तो आज हम कवर करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन को और साथ ही साथ मैं यूरिन एनालिसिस को भी पढ़ाती रहूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो एग्जामिनेशन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे बेसिक कि बोन मैरो एग्जामिनेशन होता क्या है, हम बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, इसका क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि बोन मैरो एग्जामिनेशन होता क्या है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बोन्स यानी हड्डियों की कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। और एक एडल्ट ह्यूमन में बोन मैरो जो है वो मेनली रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम और बोन के पेल्विस में लोकेटेड रहता है। ह्यूमन की टोटल बॉडी वेट का अप्रॉक्स 5% वेट बोन मैरो का होता है। अब क्वेश्चन है कि बोन मैरो का जो है फंक्शन क्या होता है। तो मेन जो फंक्शन है बोन मैरो का वो होता है ब्लड सेल्स को जनरेट करना और फैट को स्टोर करके रखना। हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सर्कुलेट करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में ही होता है। एक एडल्ट में जो बोन मैरो है वो 500 बिलियंस ब्लड सेल्स पर डे प्रोड्यूस करता है। बट कैसे? देखिए, हमारे बोन मैरो में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स खुद को डिवाइड करके दूसरे सेल्स में बदल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये स्टेम सेल्स कितने यूनिक होते हैं। बोन मैरो जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो, जिनको हम माइलॉइड टिश्यू भी बोलते हैं, इनमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट, जिनको हम हेमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ येलो बोन मैरो, जिनको फैटी टिश्यूज भी बोला जाता है, इनमें मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे कार्टिलेजेस, फैट्स, बोन रिपेयर और फैट को स्टोर करके रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सके। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी के बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है, मैच्योर होने लगता है, तो वो रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए एक एडल्ट के बोन में रेड बोन मैरो के कंपेयर में येलो बोन मैरो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये था बोन मैरो के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या होता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन में हम पैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए बोन मैरो बायोप्सी और बोन मैरो एस्पिरेशन की हेल्प से बोन मैरो का सैंपल ऑब्टेन करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्लड सेल्स का जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो अब क्वेश्चन है कि हम बोन मैरो एग्जामिनेशन कब और क्यों करते हैं। देखिए, बोन मैरो एग्जामिनेशन कोई नॉर्मल ब्लड टेस्ट नहीं है जो हमने ईजिली करवा लिया। बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए हमें पेशेंट की पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री चाहिए होती है। ओके, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जो भी उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है अगर वो एबनॉर्मल है, ओके, और या फिर उसको जो भी सस्पेक्टेड प्रॉब्लम है या डिजीज़ है उसके बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो उस केसेस में हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है और उसके बारे में कुछ इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि क्यों कमी हो रही है, तो फिर ऐसे केसेस में हम बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि जहाँ पे एक्चुअल में प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है कहीं वहीं पे तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या प्लेटलेट्स बोन मैरो में ठीक से प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कैसी है। तो अगर हमारा बोन मैरो ही प्लेटलेट का प्रोडक्शन ठीक से नहीं करेगा या बहुत कम करेगा, तो इससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ऐसे ही कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि RBC डिसऑर्डर के केसेस में, या फिर अगर WBC डिसऑर्डर है, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के केसेस में, या फिर कैंसर के केसेस में, जैसे कि ब्लड कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है, या फिर प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है जिसको हम मल्टीपल मायलोमा भी बोलते हैं।
और अगर किसी को ब्लड पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग और क्लॉटिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें हम बोन मैरो का सैंपल ऑब्टेन करते हैं। तो मेनली 2 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। पहली टेक्निक है बोन मैरो एस्पिरेशन और दूसरी है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन में हम एक स्पेशल निडल की हेल्प से बोन मैरो के फ्लूइड को ऑब्टेन करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए जिन स्पेशल निडल्स का यूज़ किया जाता है वो है साला निडल और किल्माह निडल। सेकेंड टेक्निक है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में हम स्पेशल निडल का यूज़ करके बोन मैरो के स्मॉल टिश्यू पीस को रिमूव करते हैं। बोन मैरो बायोप्सी को हम कोर बायोप्सी और ट्रिफाइन बायोप्सी भी बोलते हैं। बोन मैरो बायोप्सी मेनली हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए दोनों टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बट इन केस अगर बोन मैरो एस्पिरेशन फेल हो जाता है, अगर बोन मैरो एस्पिरेशन करते वक्त जो फ्लूइड है वो ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है, मे बी ये रॉन्ग टेक्निक की वजह से भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हम जो है बोन मैरो बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। बोन मैरो बायोप्सी के लिए जिन स्पेशल निडल्स का यूज़ किया जाता है उनका नाम है जमशीदी निडल्स, इस्लाम निडल्स और वेस्टरमैन निडल्स। जमशीदी निडल्स जो होती हैं उसको हम बोन मैरो बायोप्सी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ से हम बोन मैरो की सैम्पलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी बोन मैरो का सैंपल एस्पिरेट कर लेंगे। कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं और हमें वहीं से बोन मैरो का एस्पिरेशन करना होता है। सबसे पहले है स्टर्नम, और ये जो स्टर्नम है इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं और ये चेस्ट के सेंट्रल पार्ट पे लोकेटेड रहता है। ओके, बहुत कम ही इस जगह का यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे हार्ट के पास होता है। सेकेंड जो साइट है वो है एंटीरियर इलियाक स्पाइन, थर्ड है पोस्टीरियर इलियाक स्पाइन और जो फोर्थ है वो है टिबिया। और इस जगह का यूज़ करते हैं मेनली जो 1 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, उनमें हम ये साइट जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो बोन मैरो का सैंपल कलेक्ट होने के बाद हमें बोन मैरो की स्लाइड की प्रिपरेशन करनी होती है ताकि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकें बोन मैरो का। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड फ्रॉम बोन मैरो एस्पिरेशन। फर्स्ट, जो भी हमने बोन मैरो का सैंपल एस्पिरेट किया है उसको हमें सेवरल स्लाइड्स पर एक एक ड्रॉप ऐड करना है और एक स्प्रेडर की हेल्प से हमें उस स्लाइड पर स्मेयर बनानी है। ओके, और स्मेयर बनाने के बाद हमें उसे एयर ड्राई करना है और एयर ड्राई करने के बाद हम उस स्लाइड्स को मेथनॉल में फिक्स करेंगे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए। स्लाइड फिक्स होने के बाद हम उन स्लाइड को किसी भी रोमनवस की स्टेन से स्टेन करेंगे, जैसे कि लिशमन स्टेन्स, राइट स्टेन्स या फिर जिम्साई स्टेन्स, और एक स्लाइड को हम स्टेन करेंगे पर्ल्स स्टेन से ताकि हम बोन मैरो में प्रेजेंट आयरन की स्टोरेज को चेक कर सकें। सेकंड है कैसे हम बोन मैरो बायोप्सी के सैंपल से स्लाइड की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, अगर हम बोन मैरो एस्पिरेशन कर रहे हैं और अगर बोन मैरो का सैंपल एस्पिरेट नहीं हो पाया क्योंकि जो बोन मैरो था वो बहुत ड्राई था, उसमें फ्लूइड पोर्शन नहीं था, तो ऐसे केसेस में फिर हमें बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ती है। तो बोन मैरो बायोप्सी जब हम करते हैं तो बोन मैरो के बायोप्सी में एक टिश्यू का पीस निकलता है बोन मैरो का, जो कि सिलेंडर शेप का होता है सर्कल में। ओके, तो जो बोन मैरो के टिश्यू का जो पीस है उसको हम स्लाइड पे रखते हैं और दूसरी स्लाइड की हेल्प से हम उसको जेंटली रोल करते हैं ताकि बोन मैरो में जो बोन मैरो का पार्टिकल है, जो सेल्स हैं, वो उस स्लाइड पर अधेयर हो जाए, चिपक जाए। और सेम ऐसे हमें सेवरल स्लाइड्स में करना होता है। और इसके बाद जो टिश्यू का पीस बचता है बोन मैरो का, उस पीस को हम 10% फॉर्मेलिन में डाल देते हैं फिक्स करने के लिए, ताकि उस बायोप्सी के सैंपल का आगे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सके, जिसके लिए सबसे पहले बायोप्सी को डिकैल्सिफाई किया जाएगा और फिर आगे उसका फर्दर प्रोसेस होगा। याद रहे, बोन मैरो बायोप्सी के सैंपल को जब हम डिकैल्सिफाई करते हैं तो इस दौरान बहुत सारा आयरन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो बोन मैरो बायोप्सी के जो सेक्शन है उसको हमें कभी भी आयरन की स्टोरेज को चेक करने के लिए यूज़ नहीं करना है। ओके, तो बोन मैरो की स्लाइड प्रिपरेशन के बाद बोन मैरो की स्लाइड्स का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है।
और इस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें कुछ चीज़ों को चेक करना होता है, जैसे कि बोन मैरो की सेलुलरिटी, मेगाकैरोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, माइलोपोइसिस, पैरासाइट्स, माइलोग्राम, एमी रेशो एंड आयरन स्टोरेज को चेक करना होता है। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में हमें सबसे पहले बोन मैरो की सेलुलरिटी को चेक करना होता है कि बोन मैरो नॉर्मोसेलुलर है, हाइपरसेलुलर है या फिर हाइपोसेलुलर है। एक नॉर्मोसेलुलर की कंडीशन में जो बोन मैरो में मैरो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो 60% होते हैं और फैट सेल्स 40% प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस हाइपर सेलुलर की कंडीशन में जो फैट सेल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और जो मैरो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सेम ऐसे ही हाइपोसेलुलर की कंडीशन में जो फैट सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और जो मैरो सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो बोन मैरो की सेलुलरिटी कैसी है ये चीज़ हमें नोट करनी है। सेकेंड चीज़ जो हम नोट करते हैं वो है मेगाकैरियोपोइसिस। यहाँ पे हमें मेगाकैरियोसाइट्स का नंबर एंड मैचुरेशन स्टेजेस कैसी हैं उसको नोट करना होता है। नॉर्मली 2 to 6 मेगाकैरियोसाइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए पर लो पावर फील्ड में। थर्ड चीज़ जो हमें नोट करनी होती है वो है एरिथ्रोपोइसिस। इसमें हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैसी है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो क्वांटिटी है मतलब वो नॉर्मल हैं, रिड्यूस्ड हैं नंबर में या फिर इंक्रीज्ड हैं। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब वो नॉर्मल है साइज़ में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है उनका साइज़ या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल है वो साइज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नोट करनी होती है। फोर्थ है यहाँ पे माइलोपोइसिस। माइलोपोइसिस में मेनली जो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स और यूस्नोफिल्स हैं, इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसी है ये चीज़ हम नोट करते हैं। माइलोपोइसिस में आप इमेज में देख सकते हैं कि बैंड्स फॉर्म प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स है, मेटामाइलोसाइट्स हैं, माइलोसाइट्स हैं एंड प्रोमाइलोसाइट्स ये प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है कि इनका जो मैचुरेशन की सीक्वेंस है इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इनकी जो ग्रैनुलरिटी है वो कैसी है, मतलब ये हाइपोग्रैनुलर है या फिर हाइपर ग्रैनुलर है, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। फिफ्थ है पैरासाइट्स। कभी भी जब हम बोन मैरो का एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक चीज़ के ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं बोन मैरो में पैरासाइट्स तो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन की कंडीशन में कभी कभी बोन मैरो में भी पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्स्थ है माइलोग्राम। देखिए, जब हम किसी ब्लड स्मेयर में WBC को काउंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। बट माइलोग्राम क्या होता है? माइलोग्राम में एक बोन मैरो की स्मेयर में ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स को काउंट किया जाता है। जब हम ब्लड स्मेयर में DLC काउंट करते हैं तो हमें एटलीस्ट 100 सेल्स काउंट करने होते हैं। बट जब हम किसी बोन मैरो की स्मेयर में न्यूक्लिएटेड सेल्स को काउंट करते हैं तो हमें एटलीस्ट 500 सेल्स जो हैं वो काउंट करने चाहिए। ओके, तो जो बोन मैरो की स्मेयर में हम न्यूक्लिएटेड सेल्स को काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं माइलोग्राम, और ब्लड की स्मेयर में जो हम WBC काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सेवेंथ है माइलॉइड इरेथ्रॉइड रेशो। माइलॉइड इरेथ्रॉइड रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ माइलॉइड सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इरेथ्रॉइड सेल्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।